हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य में। तो आज मैं आया हूं फरवरी 1 के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट 2 को लेकर। इससे पहले मैंने जनवरी मंथ तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो इवनिंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस के जो एमसीक्यू वाली सीरीज चल रही है ना, उसका भी वहाँ पे दिसंबर मंथ तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और वहाँ पे अभी जनवरी मंथ चल रही है। तो इन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है, यहाँ से भी आप वीडियोस के लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम या ट्विटर इन दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक और पीडीएफ दोनों एक साथ एक जगह में आपको मिल जाया करेंगे। तो इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहे तो वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो इस बार के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो या ईपीएफ हो। तो जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ एक्ट्स आए हैं, कुछ और भी सुधार किए गए हैं, तो वो सबसे रिलेटेड हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ जलीकट्टू के जैसा ही एक और आया हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बन गया था। ये सदर्न जो इंडिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनिमल क्रूएल्टी से रिलेटेड हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे वहाँ पे फेस्टिवल्स कराए जाते हैं, उसको लेके कुछ इशूज हैं जो जरूर हम लोग अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे। प्लीज़ बने रहिए लास्ट तक, बहुत ही मज़े आने वाले हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ पर्सनली भी जुड़ सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जहाँ पे आपको मेरे सारे वीडियोस के लेक्चर का अपडेट सही टाइम पे एकदम मिल जाया करेगा। तो या तो फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम, ये तीनों आईडी हो गए। इसके अलावा टेलीग्राम से आप वही चीज़ आपको मिल सकता है जो कि आपको हमारे चैनल के जो टेलीग्राम है वहाँ पर जो पीडीएफ मिलेगा, वो चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल सकता है। तो आप कहीं भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल आपको आईडी हो गया, और जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो आपको आपको चैनल का आईडी मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से आपको और भी अलग बहुत सारे इनोवेटिव क्लासेस का लाभ भी उठा सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी का मैं ऑलरेडी यहाँ पे सीएससी और ईपीएफओ का करवा ही रहा हूँ, तो और हाल ही में बीपीएससी का भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा, वो भी ₹1 का भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ना ही पीडीएफ का, ना ही कुछ किसी तरह का पेन ड्राइव कोर्सेज, एकदम बिल्कुल मुफ्त होगा। बस आपको अपना कॉपरेशन हमारे साथ बनाए रखना होगा, जिससे कि हम और ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट करके अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लेकर आएँ। तो मेरे साथ अभी पैरेलली यूपीएससी के साथ साथ अभी एसएससी और रेलवेज के भी चल रही है, जो कि आपको उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा चल रही है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो प्लीज़ एक बार आप लोग से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उन वीडियोस को देखें। हो सकता है जो भी हमारे फ्रेंड्स ऑलरेडी जो एसएससी या रेलवेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए एटलीस्ट 1% का भी अगर यदि मेरे तरफ से योगदान हो सके इस चैनल के माध्यम से, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीब समझूंगा कि कुछ न कुछ काम आ पाया। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमेशा की तरह शुरू करने से पहले एक मैप का क्वेश्चन करते थे। तो आज का भी जो मैप क्वेश्चन है वो है आपको ककीनाडा पोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये ककीनाडा पोर्ट है ना, इससे रिलेटेड अभी हम पढ़ेंगे कि बोला जा रहा है कि है कहाँ पे। तो ये आपको आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, आंध्र प्रदेश एक कोस्टल स्टेट है, जानते हैं अच्छी तरह से। तेलंगाना लेकिन कोस्टल स्टेट नहीं है पहले, लेकिन तेलंगाना का जो भी हैदराबाद सिटी है उसको, मतलब इस सिटी को भी आपको मतलब पोर्ट का फैसिलिटी था, क्योंकि पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश का एक पार्ट था, अब नहीं है। ठीक है, तो ये जो काकीनाडा डीप वाटर पोर्ट है ना, ये आपको ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके पास वहां मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये स्ट्रैटेजिकली जो सिचुएटेड है, आपको मेजर पोर्ट्स जो भी है ना, विशाखापट्टनम, वहाँ आप जानती है कितना बड़ा मेजर पोर्ट है। अभी हाल ही में बहुत सारे मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन पूछ चुका हूँ कि आंध्र प्रदेश का 3 एरिया में इसके कैपिटल्स बनाने का सोचा गया है, एक जुडिशरी, एक एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो ये कौन से 3 एरिया है? उसमें से विशाखापट्टनम एक एरिया है, तो कौन सा बाकी 2 है? और विशाखापट्टनम है क्या चीज़ वहाँ पे? एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है या जुडिशरी कैपिटल है? ठीक है, तो ये हो गया, आपको देख पा रहे होंगे ये विशाखापट्टनम एक कैपिटल हो गया, यहाँ पे काकीनाडा पोर्ट हो गया। तो आंध्र प्रदेश का ये 2 इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा ये कृष्णापट्टनम पोर्ट है ना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पारादीप पोर्ट आपने सुना ही है, जो उड़ीसा में है। हाल ही में जब वो आपको साइक्लोन आया था, यहाँ से बहुत स्पीड में गुजरा था और बहुत ज्यादा मानहानि का वहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट भी किया था। ठीक है, ये जो बॉर्डर आप देख पा रहे होंगे, ये आपको आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है। ये आपको इधर जो है ये आपको मिल गया, आपको तेलंगाना था जो कि अब अलग हो चुका है, ये एरिया बॉर्डर बीच में आ गया है। बट और इसके ऊपर साइड मतलब आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा, नीचे आपको यहाँ पे तमिलनाडु मिल जाएगा नीचे। इसके अलावा यहाँ पे जो टच कर रहा है वो आपको छत्तीसगढ़ हो गया, ये हो गया उड़ीसा। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ पार्ट है जो कि इधर उधर से टच करता है। थोड़ा ध्यान रखा करिए, क्योंकि ये सब आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट किससे मिलते जुलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आपको डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ठीक है,
डिलिमिटेशन। जैसा कि आर्टिकल 370 पास हो चुका है, तो उससे रिलेटेड अभी डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश और जब तेलंगाना अलग हुए थे, जब कोई चीज़ क्रिएशन होता है नया चीज़ का, तब वहाँ पे डिलिमिटेशन किया जाता है। डिलिमिटेशन मतलब एक तरह से वो एरिया का कितने सारे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी होंगे, कितने सारे आपको लोकसभा इलेक्शन अब आगे होंगे, ये सब चीज़ को लेकर वहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये जो डिलिमिटेशन है लगभग बोला जा रहा है कि 6 महीना जैसे ही पूरा हो गया ना, आर्टिकल 370 का अगस्त में हुआ था ना, तो ये फरवरी मंथ का बात चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर का जो स्प्लिट हुआ ना, यूनियन टेरिटरीज और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में, तो वहाँ पे अब एक डिलिमिटेशन असेंबली लाने का बात हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन JNK। ठीक है, जैसे बोला था कि JNK में तो पहले भी बोल दिया गया था हमारे होम मिनिस्टर जी के द्वारा कि वहाँ पे दिल्ली और पुडुचेरी की तरह वो आपको वहाँ पर भी एक लोकसभा, वहाँ पर भी असेंबली का रहेगा, वहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। बट जो लद्दाख है वो सिर्फ यूनियन टेरिटरी रहेगा, जैसे कि दूसरे यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़ वगैरह की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बाइफर्केशन जो हुआ है ना, ये आपको ये बोला जा रहा है कि रीड्राइंग होगा पूरा असेंबली का कॉन्स्टिट्यूंसी बाउंड्रीज का। ठीक है, जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, वहाँ के जो भी होंगे, वहाँ के कितने सारे सीट्स होंगे, आप भी जो भी स्टेट से होंगे, तो वहाँ पे टोटल कितने सारे असेंबली सीट्स हैं, प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप यूपी के हैं तो यूपी के कितने हो गए, उसके अलावा बिहार के तो बिहार के, तमिलनाडु है के तो तमिलनाडु के कितने सारे आपको असेंबली सीट्स हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्लीज़। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये टोटल जो एरिया बोल रहा है ना कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, कि जैसा वो पार्टीशन हो गया है, अब वहाँ पे नए नए एरिया वहाँ पे कवर किया जाएगा, क्योंकि अब पूरी तरह से ये सेंट्रल के अंदर आ गए हैं, तो इसलिए अब कुछ वो लोग डिलिमिटेशन का काम करेंगे। ठीक है, वैसे भी कहा जाता है कि जब कुछ बहुत साल हो जाते हैं ना, तब डिलिमिटेशन करना बनता है। ठीक है, बट लेकिन ये यूटी जो है ना, लद्दाख, वहाँ पे किसी तरह का कोई लेजिस्लेचर नहीं है, बट JNK में जैसा बात बोला गया वो तो है ही हुआ। ठीक है, तो डिलिमिटेशन है क्या, इसका मतलब हुआ प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज। ठीक है, बाउंड्रीज टाइप का प्रोसेस, किस तरह से बाउंड्रीज लगा दिया जाएगा कि जो भी असेंबली है ना, MLAs हैं जो भी हैं, उनको अपना पता रहेगा कि ये बाउंड्री के अंदर उनका पूरा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उनको उस हिसाब से अपना जो भी एक्शन है, क्या तरह की स्कीम्स लाएंगे, क्या तरह का वो वहाँ के लिए कुछ योगदान देंगे, तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो क्लियर वे में ये किया जा रहा है डिलिमिटेशन कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो ये कैसे किया जाएगा, तो देखिए पहले जो था ना, वो आपको 114 सीट्स थी। ठीक है, द न्यू स्टेट असेंबली शैल हैव, मतलब नहीं पहले नहीं, ये अभी 114 सीट्स होने का बात किया जा रहा है, जो करंटली अभी कितना है 107। ठीक है, मतलब पहले से 107, अभी 114 किया जाने वाला है, 7 सीट का बढ़ोतरी किया जाएगा ये डिलिमिटेशन करने के बाद। ठीक है, जो 107 में ना आपको 90 सीट्स तो थे, मतलब मेन लाइन में आते थे। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, बट 24 जो सीट थे ना, वो आपको POJK में आते, मतलब PO के जो एरिया है ना, उसके अंदर आते थे। ठीक है, आपको गिलगित बल्तिस्तान एरिया में, तो इसीलिए वहां पे तो कभी इलेक्शन ठीक से हो ही नहीं पाया, तो ज्यादातर ये 90 सीट्स में ही इलेक्शन लिया जाता था JNK में। ठीक है, ये जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है ना, ये आपको 2011 के सेंसस से किया जाएगा। ठीक है, 2011 के सेंसस से मतलब कि किसी एरिया में अगर आप ये जो कश्मीर का जो एरिया है बोला जा रहा है, तो इस एरिया में जो भी पॉपुलेशन होगा, जैसा 2011 के सेंसस के हिसाब से, उसके हिसाब से डिलिमिटेशन किया जाएगा कि ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया, तो टोटल आपको यहाँ पे 114 सीट्स का यहाँ पे डिलिमिटेशन किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो JNK रिप्रेजेंटेशन था ना 1957 का, तो ये तो अब इनवैलिड हो चुका है, क्योंकि अब तो है ही नहीं एक अलग स्टेट। तो उस सिचुएशन अब क्या से ये डिलिमिटेशन को पावर मिलेगा, तो RPA एक्ट 1950। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट एक्ट्स वाले सेक्शन में लिखने बोला है, ये RPA एक्ट 1950 से ये अपना सारा पावर लेगा। इसके अलावा इसका जो प्रोविजन है ना, सेक्शन 59, 60 और एक्ट ऑफ 30, ये सारे चीज यहाँ से लेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ बात हो गया। इसके अलावा एक और बात यहाँ बोल रहा है कि कौन इसे कैरी करेगा ये डिलिमिटेशन, तो ये डिलिमिटेशन जो होगा ना, ये बहुत ही हाईली पावरफुल कमीशन के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये हाईली पावरफुल इसलिए वर्ड यूज किया गया है, मैं अभी आपको थोड़े बताऊंगा। देखिए, ये जो हाईली पावरफुल कमीशन है, इसका नाम आपको डिलिमिटेशन कमीशन भी है, जो कि बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो बॉडीज है ना, ये इतने पावरफुल है कि उनका जो भी वहाँ पे वो करेंगे, जो भी वो डिसीजन लेंगे, उनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता है, कैन नॉट बी चैलेंज। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कैन नॉट बी चैलेंज, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, उसके अलावा ये जो कमीशन है ना, इनको वो ये भी बोला जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा एटलीस्ट 4 टाइम्स इन इंडिया, जो अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ना 4 टाइम्स इन इंडिया, जो कि इन 1952। ठीक है,
और अंडर द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952, ठीक है, इस डिलिमिटेशन एक्ट के तहत ये किया गया था। 1963 में अंडर डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1962, इन 1973 अंडर डिलिमिटेशन एक्ट 1972, और फिर लास्ट इन 2002 अंडर डिलिमिटेशन एक्ट 2002, ठीक है। मतलब अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन किया गया है, 52, 63, 73, 2002। देख रहे हैं 2 और 3 का ये फ्रीक्वेंसी मिला, 2, 3, 2, 3, ठीक है। इसके अलावा ये भी बोल रहा है कि जो कमीशंस हैं ये ऑर्डर करते हैं कैसे करके एनफोर्स किया जाए। डेट एक होगा जो कि मतलब जो भी वो डिसीजन लेंगे ना, वो डेट फिर एक बता देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फिर उसके बाद घोषित कर देंगे कि इस डेट से ये डिलिमिटेड होके इस हिसाब से रहेगा, ठीक है। उसके बाद नो मॉडिफिकेशंस आर परमिटेड, कोई भी मॉडिफिकेशंस आगे नहीं किया जाएगा, चाहे कोई स्टेट खुश हो या ना हो, ठीक है। तो ये जो डिमिलिटेशन कमेटी है उनमें कुछ जो कमेटी का जो कंपोजिशन है उसमें होगा आपको 2002 के एक्ट से, लास्ट आपको 2002 में हुआ था ना, ये देख पा रहे हैं। तो 2002 के लास्ट जो एक्ट था उसके हिसाब से डिलिमिटेशन कमेटी जो होगा वो कमीशन जो अपॉइंट किया जाएगा सेंटर के द्वारा, जिसमें 3 मेंबर होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 3 मेंबर्स होंगे जो कि होंगे सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो या तो वो सर्विंग होंगे या तो वो रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, एज द चेयरपर्सन, वो जो कि चेयरपर्सन बनेंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि आपको यहाँ पे जो होंगे ना, वो भी इलेक्शन कमिश्नर जो भी नॉमिनेट किए जाएंगे। मतलब बोलने का मतलब हुआ कि या तो रिटायर्ड या सर्विंग जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एज अ चेयरपर्सन होंगे। ध्यान दीजिएगा वो चेयरपर्सन कौन होंगे, तो वो, ना कि इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उनके द्वारा किसी इलेक्शन कमीशन को वो नॉमिनेट करेंगे, वो भी एक दूसरे मेंबर होंगे। और तीसरा मेंबर होगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एज अ एक्स ऑफिशियो मेंबर, मतलब जो भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो वहाँ के एक्स ऑफिशियो मेंबर बनते हैं डिलिमिटेशन कमेटी। इस बार JNK से रिलेटेड है, तो JNK के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो यहाँ के एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। बाकी दोनों जो है ना इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट के जज तो रहेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक पार्ट हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया मैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हो गया हमारा बोडो लैंग्वेज से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में हमने बोडो टेरिटोरियल से रिलेटेड ऑलरेडी पढ़ा था, अभी पढ़ेंगे बोडो लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है। तो बोडो लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इज वन ऑफ द की थ्रस्ट एरिया इन बोडो अकॉर्ड। जो अभी हाल ही में बोडो अकॉर्ड साइन हुआ ना, तो ये बोडो लैंग्वेज ना सबसे ज्यादा थ्रस्ट का टॉपिक बना हुआ था पूरा इस अकॉर्ड वाले में, ठीक है। तो है क्या, क्यों ये अकॉर्ड बना था, चलिए देखते हैं। ये जो बोडो लैंग्वेज है ना, इसका ऊपर कुछ की फैक्ट्स अगर जानेंगे तो ये लगभग 1.5 मिलियन स्पीकर्स हैं। 1.5 मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, यानी 15 लाख स्पीकर्स है सेंसस 2011 के हिसाब से, ठीक है। और आप जानते ही होंगे कि बोडो तो हमारा 8 शेड्यूल के जो लैंग्वेजेस है ना, 22 टोटल 22 लैंग्वेज है ना, तो 22 लैंग्वेजेस में भी ये आपको बोडो है। तो क्या ये बोडो लैंग्वेज जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त था, ये आपको मुझे नीचे में बताइए कि उस वक्त था कि नहीं था, और टोटल कितने लैंग्वेजेस थे आपको जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यानी 1950 में कितने लैंग्वेजेस थे, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसके अलावा ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये जो बोडो है ना, ये आपको असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मेघालय के साथ वेस्ट बंगाल में ये बोले जाते हैं। वेस्ट बंगाल में भी बोले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सके कि वेस्ट बंगाल में नहीं बोला जाता, तो वेस्ट बंगाल में बोला जाता है ये बोडो, ऐसा नहीं है कि वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि जो बोडो है ना, इस ऑफिशियली जो इसको रिटन लिखा गया है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ठीक है। कौन से स्क्रिप्ट में, देवनागरी स्क्रिप्ट में। हिंदी किस लैंग्वेज में, हिंदी कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया है, प्लीज आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हिंदी को किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है। बोडोलैंड को, जो बोडो है लैंग्वेज है, इसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। इसके अलावा ये जो लैंग्वेज का जो हिस्ट्री है ना, ये लगभग एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है। ये जो आपको बोडो का जो हिस्ट्री है, मतलब 1974 तक में जो गवर्नमेंट, मतलब बोला जा रहा है कि द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज देवनागरी एज इट्स ऑफिशियल स्क्रिप्ट। मतलब 1974 तक, जब आपको ये जो इमरजेंसी आने से पहले तक बोडो को एज अ देवनागरी स्क्रिप्ट में रखा गया था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी जो ना, बोडो स्टार्ट कर दिया गया है राइटिंग इन द असामीज एंड बांग्ला स्क्रिप्ट ऑल्सो, ठीक है। असामीज और बांग्ला स्क्रिप्ट में भी लिखना शुरू कर दिया गया। उसके बाद देन दे ऑल्सो यूज रोमन स्क्रिप्ट, बाद में रोमन स्क्रिप्ट भी यूज किया जाने लगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो प्री 13th सेंचुरी era ना, उसमें इसको देवधाई बोला जाता था, ठीक है, देवधाई भी बोला जाता था। कुछ प्रोमिसेस है जो कि इस अकॉर्ड के तहत बोडो लैंग्वेज को लेके दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें बोला क्या है कि ओनली इन 2003 अंडर द बोडो अकॉर्ड, जब उस वक्त हुआ था, द लैंग्वेज वाज लिस्टेड इन 8th शेड्यूल।
तो लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में उस वक्त डाला गया था। तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था आपका आंसर भी यहाँ मिल गया। एंड इट वाज द फर्स्ट एवर लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। तो ये पहला ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, याद रखिएगा, पहला ये ट्राइबल लैंग्वेज है जो कि 8th शेड्यूल में लाया गया था। ठीक है, तो जिस वक्त डाला गया था उस वक्त कितने लैंग्वेज थे टोटल, यानी 2003 में कितने लैंग्वेज थे, प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ऊपर वाले क्वेश्चन का तो आंसर आपको मिल ही गया। ठीक है, नाउ 2020 अकॉर्ड मेक्स बोडो द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज थ्रू आउट द असम। अब ये जो 2020 का जो अकॉर्ड हुआ है ना साइन, ये क्या कर दिया है, असम का पूरा मतलब एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है असामीज के अलावा। ठीक है, काफी ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो नया अकॉर्ड अभी 2020 का है, ये स्टेबलाइज करेगा एक सेपरेट डायरेक्टेड फॉर बूडो मीडियम स्कूल्स। बूडो, अब देखिए लैंग्वेज बना रहे हैं तो उनसे रिलेटेड स्कूल्स बनाना पड़ेगा। उसके अलावा जो प्रोविंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस भी बनाया जाएगा। BTED जो एरिया है ना, 4 डिस्ट्रिक्ट जैसे बताया था मैंने, 4 डिस्ट्रिक्ट एरिया के अराउंड कोकराझार से अलावा जो और 3 वो थे ना, उनसे रिलेटेड वहाँ पे कॉलेजेस भी बनाया जाएगा। इसके अलावा कल्चरल कॉम्प्लेक्स कम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी आपको कोकराझार जो एरिया है ना वहाँ पे बनाया जा रहा है फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स बोडो से रिलेटेड लिया गया है। उम्मीद करते हैं अब वहाँ के लोगों को थोड़ा पीसफुली वो लोग भी अपना शांति से काम कर पाएंगे, है ना। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हो गया प्राइवेट मेंबर्स बिल, जिसे हम इंपॉर्टेंट एक्ट्स वाले सेक्शन में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट एक्ट्स वाले सेक्शन में, चलिए जानते हैं क्या क्या बात है। तो ये इस हाल ही में क्या हुआ, 4 मेंबर्स, ठीक है, 4 मेंबर्स ने क्या किया, इसे पास कर दिया। ठीक है, और पास नहीं कर दिया, 4 मेंबर ना प्राइवेट मेंबर बिल लेके आ गए पार्लियामेंट में। तो और वो क्या कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहे हैं ये सारे बिल है ना, हाई अनएम्प्लॉयमेंट जो कि आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम लेके आ गए हैं, आप इसको जल्दी से पास करने में मदद करिए। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में चलिए देख लेते हैं पहले आगे ये 4 बिल्स क्या है, उसके बाद फिर इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे। ये जो 4 बिल्स इस सब में लिखा हुआ ना, इसमें लिखा हुआ है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बिल 2019, ये पहला बिल है। ठीक है, जो कि प्रपोज करता है कि कैसे करके अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जॉबलेस सिटीजन्स को दिया जा सके। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए आप अगर यदि शिक्षित हैं बट आप अपने सरकार अपने राज्य में ऐसा व्यवस्था ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं कि बिजनेस हो, कंपनीज हो, तो वो वैसे लोग पढ़ के क्या करेंगे, तब तो वो पढ़ के सोचेंगे बाहर जाके पढ़े, बाहर जाके जो 2 पैसा कमाए। तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने का बात किया जा रहा है इस बिल के तहत, पहले बिल जो है। ठीक है, दूसरा बिल हो गया आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अनएम्प्लॉयमेंट पोस्ट ग्रेजुएट्स बिल 2019। ठीक है, ये इससे रिलेटेड बोल रहा है कि रेस्ट्रिक्ट करेंगे वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू अनएम्प्लॉयड पोस्ट ग्रेजुएट्स ओनली। मतलब ये अब दूसरा वाला जो आया है ना, ये बोल रहा है स्पेशली कि ये जो बिल जो पैसा मतलब कुछ दिया जाएगा ना जॉबलेस सिटीजन्स को अलाउंस, तो ये देखा जाए कि वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ही मिले, ना कि किसी और को जाके लाभ उठा रहे हैं और जिनको जाना चाहिए उनको मिल ही नहीं रहा है। तीसरा बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयड यूथ, ये जो है ना इसका भी बिल 2019 के ऊपर लाया कि कैसे करके अलाउंस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिया जाएगा। मतलब ट्विन पर्पज होगा, जनरेटिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट भी होगा और पेमेंट एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने का बात बोला जा रहा है इस बिल में, और अलाउंस भी दिया जाएगा जो कि आपको पहले दस्तूर में दिया गया है। ठीक है, तीसरा हो गया आपको चौथा हो गया आपको unemployment allowance bill proposes the unemployment allowance for jobless youth until they get gainful employment। अब बोला जा रहा है चौथे वाले में बिल में कि जब तक उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ना मिल जाए तब तक उनको जॉबलेस होना चाहिए और उनको जॉबलेस अलाउंस जो भी है ना वो उनको मिलते रहना चाहिए। ये चौथा में आपको बोला जा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे किससे रिलेटेड बोला जा रहा है ये। चलिए देखते हैं बैकग्राउंड अब क्या है इसके बारे में। तो अनेबल टू टेम राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो इस तरह का आ रहा है ना इशू, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट का पूरी तरह से ध्यान ही नहीं जा रहा है। और पिछले 6 साल का जो टेन्योर हुआ है ना गवर्नमेंट का, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट का, इन्होंने इस चीज में सक्षम नहीं हो पाया है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए लगभग 6.83 लाख पोस्ट जो है ना अभी भी वैकेंट पड़े हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, दूसरी जगह तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तो ये प्राइवेट मेंबर क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए टोटल 500 प्लस आपको मेंबर्स मिल जाएंगे पार्लियामेंट में। ठीक है, तो 500 प्लस आपको पार्लियामेंट नहीं लोकसभा में मिल जाएंगे। आपको पार्लियामेंट में तो और भी ज्यादा 700 प्लस है। तो ये जो 500 मेंबर्स में ना जो आपको मेन एमपीज होते हैं ना, वो हो गए आपको एनी एमपी हु इज नॉट अ मिनिस्टर, जो भी आपको एमपी मिनिस्टर नहीं है, जैसे आपको कोई भी आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स में आ गए या कोई भी यूनियन मिनिस्टर्स में आ गए या स्टेट मिनिस्टर आ गए, कोई भी अगर मिनिस्टर नहीं है
तो उनको कहते हैं प्राइवेट मेंबर। ऐसा नहीं है कि प्राइवेटली कोई मैं या आप जाके वहाँ पे कुछ अपना बिल लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी एमपी आपको नहीं है मिनिस्टर, वो आपको एज अ प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो कैसे करके प्राइवेट मेंबर बिल कैसे एडमिट किया जाता है पार्लियामेंट में, वो उसके लिए क्राइटेरिया है कि जो चेयरमैन हो राज्यसभा में या स्पीकर हो लोकसभा में, वही एडमिट करते हैं, वही एक्सेप्ट करते हैं कि ये बिल प्राइवेट मेंबर के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर जो कि आपको फॉलो किया जाता है वो लगभग दोनों हाउस का सेम है, ठीक है। इसके अलावा ये बोल रहा है कि द मेंबर मस्ट गिव एटलीस्ट अ मंथ नोटिस बिफोर, मतलब जो भी मेंबर प्राइवेट मेंबर बिल अपना पास करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 1 महीना पहले उनको नोटिस देने का मांग किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा हाउस सेक्रेटरी है ना, उनका काम होगा एग्जामाइन करना कि ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है ये पूरी तरह से देख पा रहा है, फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक है। उसके अलावा ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है इसमें क्या कोई एक्सेप्शन भी है, तो हाँ है कि ये जो गवर्नमेंट बिल है ना, ये कैन बी इंट्रोड्यूस एनी एंड डिस्कस इन एनी डे। मतलब गवर्नमेंट अगर कोई मिनिस्टर बिल लेके आते हैं वो कभी भी डिस्कस किया जा सकता है किसी दिन, बट प्राइवेट मेंबर बिल अगर यदि कोई लेके आ रहे हैं ना तो वो सिर्फ फ्राइडे को डिस्कस किया जाता है ओनली, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ का कीवर्ड है ये। आपको उसके बाद बोल रहा है कि क्या प्राइवेट मेंबर बिल कभी भी लॉ बना है आज तक या बन सकता है, ऐसा कुछ बात है क्या। तो देखिए पीआरएस जो है ना, आपको प्रेस इंफॉर्मेशन जो आता है ना, प्रेस रिलीज जो किया जाता है गवर्नमेंट का, जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि नो प्राइवेट मेंबर्स बिल अभी तक 1970 के बाद अभी तक एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है, ठीक है। और अभी तक 14 सच बिल है जो कि आए हैं, और जो कि 6 आपको 1956 में ही थे, ठीक है। 1970 तक में 14 बिल आए थे, जो 6 तो आपको 1956 में ही 1956 में ही आए थे, ठीक है। तो अभी तक में जो कि 14th लोकसभा के तक में 300 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। लगभग 300 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें से सिर्फ 4% ही डिस्कस किया गया है, बाकी को तो अंदर आने का मौका भी नहीं दिया, ठीक है। 96% लैप्स विदाउट अ सिंगल डायलॉग, ठीक है। मतलब चेयरमैन या लोग जो स्पीकर है ना उनके द्वारा पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, थोड़े थोड़े जो फैक्चुअल थिंग्स है ना वो आपको दूसरे या तीसरे स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट्स में ना आपको कैंसिल आउट करने में सुविधा करेंगे, तो इसलिए इसे थोड़ा समझ समझ के पढ़िए, रट्टा मारने का यहाँ पे कुछ है भी नहीं। अगला टॉपिक हो गया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो इससे रिलेटेड हम ये जानेंगे कि है क्या ये। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में स्टैब्लिश किया क्या, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, सीसीपीए, ठीक है। सीसीपीए से रिलेटेड अभी आपको हम जानते हैं क्या है। तो ये जो अथॉरिटी है ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है सेक्शन 10 क्लॉज 1 जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था ना 2019 का, उसके तहत ये पास किया गया है, ठीक है। उसमें बोला जा रहा है कि कैसे करके वो कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगे ना उनको कैसे वो डील करेंगे, इससे रिलेटेड यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये मेनली तो आपको कंज्यूमर से रिलेटेड ये करेंगे, प्रोटेक्शन कैसे दिया जाएगा, है ना। तो कोई अथॉरिटी होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे तो बहुत ही अच्छा बात है ना। वरना हम लोग क्या ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाते हैं, और वहाँ पे हम लोग को चक्कर लगाते लगाते थक के जा जाते हैं, और मैक्सिमम लोग तो जाते भी नहीं है। तो इस जो इसका कैपिटल है ये आपको एनसीआर रीजन जो है ना दिल्ली, यहाँ पे आपको इसका कैपिटल मिल जाएगा। और ये भी बोला जा रहा है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा भी हो सकता है कि रीजनल ऑफिस आपको डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी ये फॉर्म कर सकते हैं, पर इसका कैपिटल होगा मतलब हेडक्वार्टर है वो आपको दिल्ली में मिलेगा। इसका जो मेन फंक्शन होगा ये लगभग आपको बहुत सारे फंक्शन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसमें कि ये 10 लाख तक का पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, इतना पावर रखता है। उसके साथ आपको इम्प्रिजनमेंट भी मतलब जेल भी हो सकता है 2 साल तक का, और ऑन द मैन्युफैक्चर और एंडोर्स और फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के ऊपर हो सकता है या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किए हैं तो हो सकता है। इसके अलावा पेनल्टी 50 लाख तक जा सकता है अगर आपको विच इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर, अगर किसी तरह का सब्सिक्वेंट ऑफेंस, मतलब एक बार आपने कुछ गलती किया उसके बाद सब्सिक्वेंट अगर ऑफेंस करे जा रहे हैं तो आपको 50 लाख और 5 साल तक का आपको हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा वो पूरी तरह से बैन कर सकते हैं इंडोर्स को फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए, ये भी उनके पास पावर दिया गया है। फाइल जो कंप्लेंट करने जाएगा ना वो आपको किया जाएगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किसके पास, तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, इनके पास किया जा सकता है। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, इनके पास भी किया जाता है, या नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है। इन सारे बॉडी के पास किया जा सकता है कंप्लेंट किसी तरह का, ठीक है। इसके अलावा और आपको वो यहाँ पे बोला जा रहा है
कि आप जो कंपोजिशन होगा ना इसका, उसमें अगर आ जाएंगे आपको चीफ एक कमिश्नर होंगे जो कि हेड होंगे। इसके अलावा उनके साथ 2 और कमिश्नर्स होंगे एज अ मेंबर, जैसे आपको इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इनका क्या रहता है, वो एक रहते हैं, उनके साथ 2 रहते हैं, है ना, उनके 2 मेंबर रहते हैं। और वो भी ये हो गया चीफ इलेक्शन कमीशन कहलाते हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर दोनों ईसी इसी दोनों कमाते हैं, तो मैंने कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सीसीपी है ना, ये जो आपको कंज्यूमर को जो अथॉरिटी है ना, जो आपको प्रोटेक्शन देंगे जो भी कंज्यूमर से रिलेटेड, तो वो बोला जा रहा है कि उनका एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगा जो कि हेड किया जाएगा आपको डायरेक्टर जनरल के द्वारा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, उनके पास भी आप किसी तरह का मतलब उनके पास भी आप ये पावर होगा इन्वेस्टिगेट करने का किसी भी कंप्लेंट का, जो कि कंज्यूमर राइट्स के अगेंस्ट में कोई अगर कंप्लेंट किया जाता है तो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन या किसी इंपोर्ट करने से रिलेटेड अगर एडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स हुआ है, मतलब एडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स का काम अगर उसमें आया है, तो पेनल्टीज बहुत हार्श हो सकता है। जैसे कि अगर कुछ ऐसा आपको एडल्टरेटेड मतलब कुछ मिक्स कर दिए हैं, कुछ मिलावटी कुछ किया गया है, तो वैसे कंडीशन में अगर जो कंज्यूमर है उनको कोई मतलब हानि नहीं पहुंची है, नॉट कॉस्ट, तब लगभग 1 लाख तक का होगा। बट फिर भी अगर आपने एडल्ट्रेशन किया है तो आपको 1 लाख तो देना ही पड़ेगा। और या मतलब उसके 1 लाख या नहीं, 1 लाख के साथ 6 महीने का जेल भी होगा। ठीक है, दूसरा आपको अगर यदि जो कंज्यूमर है उनको इंजरी कुछ हुई है आपके एडल्ट्रेशन के वजह से, तो आपको लगभग 3 लाख तक का जुर्माना और 1 साल तक का जेल। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बहुत ऐसे कुछ आपने मिला दिया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्श मतलब हर्ट किया है, तो ऐसे 5 लाख होगा और 7 साल तक का जुर्माना, मतलब 7 साल तक का जेल हो सकेगा। ठीक है, और अगर मर गए हैं आपके एडल्ट्रेशन की वजह से, तो 10 लाख या उससे ज़्यादा तक का आपको मतलब जुर्माना लगेगा। उसके साथ 7 साल का आपको जेल भी होगा। ठीक है, या आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मतलब पूरे उम्र कैद की सजा भी हो इसमें दिया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो कि कम्बाला है, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। तो कम्बाला को हम स्टेट्स इन न्यूज़ में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको जो कर्नाटका और तमिलनाडु से रिलेटेड हम कुछ जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि श्रीनिवास गौड़ा, जिसके बारे में हमने सुना था कि उन्होंने 100 मीटर ना 9.55 सेकेंड में उन्होंने क्रॉस किया, जो कि आपको उसेन बोल्ट है ना, उनको वो क्रॉस कर दिए, उनको बीट कर दिए हैं। तो उनके बाद जस्ट अब देखा जाए एक निशांत शेट्टी हैं, उन्होंने भी एक हाल ही में अभी अपना एक उन्होंने भी अपना एक रिकॉर्ड तोड़ा इस श्रीनिवास गौड़ा जी का, जो कि 9.51 सेकेंड्स में, ठीक है, उन्होंने 100 मीटर क्रॉस कर दिया। इसलिए काफी ज्यादा ये न्यूज में बन गया था। तो आखिर है ये क्या कम्बाला? तो कम्बाला एक स्लैश ट्रक बुफेलो रेस है, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग वाले पेज में दिखाया था। ये स्लैश ट्रक बुफेलो रेस है, क्योंकि एक बार आपको फिर से दिखा दूं, देख पा रहे होंगे, ये आपको स्लैश ट्रक बुफेलो रेस है। ठीक है, तो यहीं पर वो जो है ना, इनके साथ ये दो जो बुफेलो, इनके साथ दौड़ते दौड़ते ये इतना अच्छा दौड़े कि ये मतलब अपना रिकॉर्ड इतना 9.51 सेकेंड्स में ही कंप्लीट कर लिया 100 मीटर। तो ये जो है ना, ये एनुअली जो है ना, ये जो रेस कम्बाला जो फेस्टिवल है, ये आपको एनुअली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो भी कर्नाटका का है ना, वहां पे ये सेलिब्रेट किया जाता है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कम्बाला ये एक स्पोर्ट्स सेशन की तरह लिया जाता है नवंबर मंथ में, और रहता है लगभग मार्च के एंड तक चलता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इसलिए मतलब देखिए इतने दिन तक ये चलता है। तो ये कंट्रोवर्शियल क्यों माना गया? क्योंकि हाल ही में बहुत सालों से जो चीज इन्वॉल्वमेंट चल रहा था कि कर्नाटक, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जलीकट्टू जो फेस्टिवल है ना, उससे रिलेटेड काफी ज्यादा मतलब लेके आ रहे थे, जो कि तमिलनाडु में फेस्टिवल मनाया जाता है ये जलीकट्टू। तो वो भी आपको उसी सबसे रिलेटेड है कि कैसे करके बुल जो होता है ना, उनसे रिलेटेड वो लोग मानते हैं कुछ चीज। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि इट इज हाउएवर बिकम एन ऑर्गेनाइज स्पोर्ट। बोला जा रहा है कि ये ऑर्गेनाइज स्पोर्ट बन चुका है। एनिमल राइट एक्टिविस्ट क्लेम कर रहे हैं कि बुफेलोज जो कि रन करते हैं ना यहाँ पे, वो इस डर से रन करते हैं कि उनको और मारा ना जाए। ठीक है, मारने के डर से वो दौड़ते हैं, ना कि वो अपने खुद खुशी से दौड़ रहे हैं। तो ये एक तरह से एनिमल क्रुएल्टी के अगेंस्ट है ये। ठीक है, बट लेकिन यहाँ के जो आपको कर्नाटका के जो हाई कोर्ट है ना, वो भी इसी तरह का कि आप ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, आप भी जलीकट्टू की तरह ही ये काम करे जा रहे हैं। देखिए जलीकट्टू है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया था बैन करने के। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी बोला कि जलीकट्टू की तरह ये भी जो है ना कम्बाला, ये भी उसी तरह का है, तो आप इसको बैन करिए।
ठीक है। बट लेटर क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है ना, वो एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया। देखिए वो तो उनके हाथ में रहता है ना, गवर्नर के द्वारा वो जो भी वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो गवर्नर को फोर्स करेंगे, गवर्नमेंट को रेफर करेंगे, बोलेंगे कि आप ऑर्डिनेंस पास करें, कि बोले कि आप ये जो हाईकोर्ट के द्वारा लाया गया है ना उसको ठीक से मानिए, बट लेकिन आप ये जो स्पोर्ट है ना इसको बैन करने से हटाना है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है, बोला जा रहा है। ये गवर्नर के द्वारा ही जब ऑर्डिनेंस आ गया तब तो आसानी से लिया जा सकता है ना, तो इसलिए ये यहाँ पे कंट्रोवर्सी के बहुत बड़ा बन गया था। ठीक है। इसमें कुछ आर्गुमेंट्स जो इसके इस स्पोर्ट के फेवर में किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये जो स्पोर्ट है ये लगभग वो लोग जो सेलिब्रेट करते हैं अपने एग्रीकल्चर को ऑनर करने के लिए सेलिब्रेट करें कि हम और इतना अच्छा एग्रीकल्चर कर सकें। ठीक है। और बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट रेस है ना वो ये मानते हैं कि ये वो अपने भगवान को शुक्रिया कहते हैं इस तरह का एनिमल का, और उसके अलावा ये कैसे करके ये जो एनिमल्स है ना अगर इस तरह का जो रेस कराएंगे ना तो उनके जो एनिमल्स है ना वो डिजीज फ्री रहेंगे। तो ये सब चीज़ भी उनका मान्यता है जिसकी वजह से यहाँ पे ये कमाल चीज़ होती है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हो गया हमारा यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है। यूसीपीएमपी कोड। ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है ना उनके द्वारा ये लाया गया है कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कंपनीज को कि कैसे करके वो एक यूनिफॉर्म कोड लेके आ सके फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है। तो ये कैसे करके एक कोड में उनको पूरा बांधने के लिए बोला जा रहा है। देयर हैव बीन सेवरल इंस्टेंसेस टू ब्रिज द वॉलंटरी, मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जो कि फार्मा कंपनीज है ना वो ऐसे से ये कोड को ब्रिज करने का काम किए हैं, बट लेकिन उस तरह का और जितना ही बार वो कर रहे हैं उतना ही वो इजीली सामने भी आ जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा चिंता का बात है। ठीक है। तो ये जो कोड है ये क्या है, एक वॉलंटरी कोड है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है ना उनके द्वारा ये लाया गया है। ठीक है। ये वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये रिलेटिंग टू क्या, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस जो भी इंडियन फार्मास्यूटिकल है ना उनके द्वारा किया जा रहा है। मतलब ये आपको यहाँ पे कोड बेसिकली क्या हो रहा है मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि एक यहाँ पे आपको क्लिनिक है। ठीक है। वहाँ पे आप देखोगे जब भी आप क्लिनिक में विजिट करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिजनेस जो भी मेडिसिन के जो शॉप के होते हैं ना तो वो आते हैं डॉक्टर्स को वहाँ पे कुछ रेफर करते हैं, उनको फ्री में बहुत सारे कुछ दे के जाते हैं और उनके बाद बोलते हैं कि आप ये मेडिसिन को दें, बहुत अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर वही सब होता है ना, उसी के तरह बहुत सारे इस तरह का इलीगल मतलब बहुत ही डिफरेंट अप्रोच लेके ये लोग लेके जा रहे हैं जो कि आपको बिना डॉक्टर्स का ठीक से पहचाने हुए जाने हुए वो रेफर कर देते हैं वो मेडिसिन। तो वो सब चीज़ को लेके यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके अलावा बहुत सारे केमिस्ट है जहाँ पे अलाउ नहीं है बहुत सारे डेंजरस मेडिसिन देना, बट वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके वहाँ पे वो मेडिसिन भी दे देते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ रिलेटेड ना एक कोड फॉर्म किया गया, यूनिफॉर्म कोड फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो उसको अभी भी ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है, वही सारा चीज़ यहाँ पे अभी बोला जा रहा है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हो गया येलो रस्ट। ये येलो रस्ट है क्या, तो इसे हम स्टेट से न्यूज़ वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पंजाब और हरियाणा यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और पंजाब हरियाणा कैसे जुड़े हुए हैं, अपने कैपिटल चंडीगढ़। तो येलो रस्ट है जो ना ये हाल ही में व्हीट क्रॉप्स है इनके ऊपर देखा गया है, ये एक तरह का आपको इन्फेक्शन है, तो ये आपको देखा गया है आपको व्हीट क्रॉप्स में। तो येलो रस्ट है क्या, इट इज अ डिजीज दैट अपीयर्स एज येलो स्ट्राइप्स। ये डिजीज है जो कि येलो स्ट्राइप ऑफ पाउडर और डस्ट जो कि लीव्स या लीफ शेप्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए देख लेते हैं ये क्या बात है। तो ये होते कैसे हैं कि एक तरह का रस्ट होता है ना, रस्टिंग आप जानते हैं, आयरन अगर कुछ रहता है तो उसमें एक जंग लग जाता है ना, रस्ट हो जाता है। तो ये रस्ट टाइप का कॉलोनीज है ना जो कि लीफ ड्रेन इन कार्बोहाइड्रेट जो भी व्हीट है ना वहाँ पे ये फॉर्म कर देते हैं, और उसके अलावा वो रिड्यूस कर देते हैं ग्रीन लीफ एरिया, जो भी हरा हरा चीज है ना, हरा कलर वो हट जाता है वहाँ धीरे से। और जब हरा कलर नहीं रहेगा तो कैसे करके वो अपना प्लांट वहाँ पे ग्रोथ होगा। आप जानती हैं ग्रीन लीफ, ग्रीन कलर का होना, ग्रीन पिगमेंट का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। इसके अलावा रेन, ड्यू, फॉग जो कि फेवर करता है ये डिजीज का डेवलपमेंट को। ठीक है। जितना ही ज्यादा रेन, ड्यू ये सब आ रहा है ना और ज्यादा ये डिजीज को फेवर करता है, ध्यान दीजिएगा, फेवर करता है ना कि अगेंस्ट है, ये कीवर्ड है यहाँ का। तो इसलिए जो स्प्रेड हो रहा है ना ये स्प्रेड रैपिडली होता है पूरा कंजेंशियल कंडीशंस में, जो कि अफेक्ट करता है क्रॉप डेवलपमेंट को, और धीरे धीरे क्या होता है, यील्ड भी धीरे धीरे घट जाता है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता है। ठीक है। तो टोटल लगभग 5 से 30% का प्रोडक्शन में लॉस होता है अगर आपको येलो रस्ट होता है वीड्स में। ठीक है। तो वही हाल ही में हुआ है पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स के साथ कि लगभग 5 से 30% का लॉस हर वहाँ के जो भी फार्मर्स है ना, हर दूसरे फार्मर्स को ऐसा ये लॉस उठाना पड़ा है ये येलो रस्ट की वजह से। ठीक है। और कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है, तो आपको ये नदर्न हिल जोन है ना और नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन,
यहाँ पे आपको ये तरह का ये जो येलो रस्ट है ये पाया जाता है बेसिकली, क्योंकि आपको यही सब एरिया में आपको जो है ना ये जो इस सीजन में वीट के जो सीजन होता है ना उस वक्त रेन ड्यू और फॉग ये सब चीज़ वहाँ ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, इसको जो मैनेजमेंट किया जा रहा है आपको एक तरह का ब्रीडिंग रेसिस्टेंट देख के, ठीक है, जो ब्रीड करवा रहा है ना तभी कुछ रेसिस्टेंट वेराइटीज देंगे, जिससे कि क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको मतलब कंट्रोल कर सकेंगे और ये इस तरह का जो रस्ट होने है ना ये रस्ट होने से बच पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि ये येलो रस्ट क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो आपको उस जगह बताना पड़ जाएगा। ठीक है, इस अगला टॉपिक हो गया हमारा ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स इसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि ये हाल ही में रिलीज किया गया है आपको किसके द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, जो कि हर साल कर रहे हैं, कब से, 2008 से। ठीक है, 2008 से वो हर साल ये लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, इस इंडेक्स को, ये इंडेक्स क्या करता है, इवेल्युएट करता है पब्लिक पॉलिसी रिसर्च एनालिसिस और एंगेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन that generate policy oriented research analysis and advice on domestic and international issues। देखिए, हर कंट्री का कुछ ना कुछ काम होता है, मैंने कुछ ना ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, हर कंट्री का अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि इंडेक्सेस निकालते हैं। ठीक है, अपना अपना कुछ पब्लिश करते हैं, कुछ अपना बुक्स निकालते हैं, कुछ अपना रिपोर्ट निकालते हैं। तो ये तो हर कंट्री का हो गया ना। ये जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, ये ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स है ना, ये निकालते हैं वो सारे जितने भी पॉलिसीज निकालने वाले हैं ना उनका वो इंडेक्स निकालते हैं कि किस तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये रिपोर्ट डिफाइन करता है कि पब्लिक पॉलिसी रिसर्च एनालिसिस किस तरह का हो रहा है, वो किस तरह का बेटर फील्ड में बिना कोई चीज़ का ऊपर नीचे भेदभाव का किया जा रहा है, उसको देखते हुए ये यहाँ पे ग्लोबल जो गो टू थिंक टैंक है ना, ये इस इंडेक्स में ये सब दिखा जा रहा है। ठीक है, जो टॉप प्लेयर्स है ना वो आए हैं आपको कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, जो कि यूएस के हैं, जो कि उसके बाद फॉलो कर रहे हैं आपको बेल्जियम के ब्रिजगेल। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद है आपको यूके का चट्टम हाउस जो कि 6th रैंक के हैं इस लिस्ट में। ठीक है, तो ये सारे बॉडी आप समझ ही पा रहे होंगे किससे रिलेटेड है। तो इंडिया के भी आपको देख पा रहे होंगे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE। ठीक है, जिसको 16 नंबर पे प्लेस किया है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा बात है, जो कि पिछले बार से मतलब 14 जो वर्षन रिपोर्ट आया था ये 15वां बार है, तो ये अभी 16 नंबर पे है, 2 स्पॉट और अच्छा किए हैं, जो कि पिछले बार 18 था। ठीक है, इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लगभग 3 प्लेसेस, मतलब हमारा जो आपको ऑर्गेनाइजेशन था ना आपको CSE का सेंटर ऑफ फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये लगभग जो किए हैं 3 और भी अच्छे अच्छे चीज में इंडेक्स में अच्छा लेके आया है। ऑल्सो मूव्ड अप 3 प्लेसेस अमंग बेस्ट इंडिपेंडेंट थिंक टैंक। ठीक है, जो कि 123 मिला है पूरे वर्ल्ड में। उसके अलावा 6 अमंग इंडियन थिंक टैंक्स, ये आए हैं 123 पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और छठे में आया है पूरे इंडिया के थिंक टैंक में, किस बेसिस में, बेस्ट इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स में, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स के मामले में यहाँ पे ये बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा ये ग्लोबली इट वाज रैंक एज 41 आउट ऑफ 60 ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ग्लोबली ये 41 पाया है 60 ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है ना हमारा इंडिया की, वो जंप की है लगभग 90 प्लेसेस और वो 27 पोजीशन में आ गए हैं, तो और भी बहुत अच्छा बात है। टोटल कितने 176 जो भी थिंक टैंक्स है उसमें। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन है ना, वो हाईएस्ट रैंक की है इंडियन थिंक टैंक में विद अ पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन इन द वर्ल्ड, ध्यान दीजिएगा ये कि यहाँ पूरा वर्ल्ड का बात हो रहा है। ठीक है, इंडिया फाउंडेशन एंड विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में रैंक किया है 36 टोटल एंड 37 ऑन दैट लिस्ट। ठीक है, ये जो इंडिया फाउंडेशन है और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन है वो 36 और 37 इस लिस्ट में रैंक किए हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हमारे ही कुछ पार्ट है जो कि इतना अच्छा अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। अगला टॉपिक जो है वो केरला हाई कोर्ट से रिलेटेड कि हाल ही में उन्होंने बैन कर दिया कि किसी भी तरह का, जब ये आपको एंटी-CAA जब चल रहा था ना प्रोटेस्ट, तब उस वक्त स्कूल्स कॉलेजेस में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो केरला हाई कोर्ट ने ये बोला कि आप स्कूल्स और कॉलेजेस में किसी भी तरह का आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जैसा कि JNU वगैरह में हो रहा था, तो वैसा सीख के पूरे इंडिया में ये फैल रहा था। तो केरला हाईकोर्ट ने साफ तौर पे ये बोल दिया कि किसी भी तरह का स्ट्राइक, रैलीज, घेराव, ये सब चीज आप नहीं कर सकते रेगुलर क्लासेस जब आपका चल रहा है। ठीक है, ये वो भी ऊपर से कैंपस के बीच में, तो कैंपस के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, तो कोर्ट के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है वो बोल रहे हैं कि दोज हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं स्ट्राइक्स वगैरह में, उनका राइट है कि वो अटेंड कर सके क्लासेस और वो पढ़ाई कर सके। ठीक है,
तो कोई भी उनको फोर्स नहीं करेगा, ऐसा कोर्ट का एजम्पशन दिया गया है यहाँ पे। उसके अलावा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस उनके द्वारा बोला है कि एकेडमिक जो है ना वो सिर्फ पढ़ने के लिए बनाया गया है, ना कि स्ट्राइक वगैरह करने के लिए। सही बात है ये भी। उसके बाद बोल रहा है कि कोई किसी का भी राइट नहीं है कि वो स्टूडेंट्स का राइट छीन सके स्टडी से रिलेटेड और कोई भी किसी तरह का एक्टिविटी से रिलेटेड, ये स्ट्राइक या रैलीज करने के चक्कर में। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि कैंपस के अंदर आप पीसफुल डिस्कशन करिए ना, कोई नहीं रोका है आपको, तो अपने थॉट्स को शेयर करिए, वो भी पर पीसफुल मैनर में, किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं करना आपको। इसके अलावा ये भी बोल रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स और अदर जो कि वो फोर्स स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन स्ट्राइक, अगर कोई करता है तो कैन बी डील विद द लॉ एज इट वाज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द बेसिक राइट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है। बेसिक राइट ऑफ द स्टूडेंट का वो हनन कर रहा है, तो इसलिए जो भी अगर किसी स्टूडेंट को फोर्स करेगा कि तुम एग्जाम नहीं दे सकते, क्लास नहीं दे सकते, चलो हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं तुम भी चलो, तो उनको बेसिक राइट छीन रहा है, तो उनको ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, ये कोर्ट के द्वारा बोला जा रहा है। ठीक है। अच्छा टॉपिक था, अच्छा चीज था, आप इसको कहीं भी कोर्ट कर सकते हैं क्योंकि केरला हाई कोर्ट के द्वारा है, ना कि कोई बॉडी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है। ठीक है। अगला टॉपिक हो गया ऑल मेडिकल डिवाइसेस टू बी ट्रीटेड एज ड्रग्स फ्रॉम अप्रैल 1। ठीक है। जो भी है ना वो फ्रॉम बोला जा रहा है, ये ऑलरेडी हो चुका है। अप्रैल 1 से जितने भी मेडिकल डिवाइसेस है ना उनको एज अ ड्रग ट्रीट करने का बात किया जा रहा है। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में नोटिफाई किया है कि जितने भी मेडिकल डिवाइसेस है उनको भी ड्रग्स की तरह ही ट्रीट किया जाए जैसे कि और दूसरे मेडिसिन है। ठीक है। और उनको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत लेके आने बोल रहा है। कोई भी आपको मीटर है ना, आपको ग्लूकोमीटर हो गया या किसी और तरह का मीटर जो कि आपके मतलब मेडिकल साइंस से रिलेटेड हो, तो उनको भी ड्रग की लिस्ट में रखने बोल रहा है। अभी फिलहाल लगभग ओनली 37 मेडिकल डिवाइसेस हैं जो कि ड्रग्स के जो है ना एक्ट के तहत में नोटिफाई किया गया है, बट इसको धीरे धीरे और बढ़ाने का बात बोल रहा है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये चीज लेके आया है मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 के अंदर में। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और नहीं अगर कहीं भी अगर मैं आप अनसेटिस्फाई हैं तो प्लीज़ आपको डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। बस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे आपको मेरे से सुधार की एक्सपेक्टेशन और कर रहे हैं। ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।